सोनपुर एक खूबसूरत जगह थी जो चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई थी। पेड़ पौधों के साथ वहाँ ढेर सारे झरने और तालाब थे, जिससे वहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। और यही कारण था कि वहाँ के तालाब और झरने हमेशा पानी से भरे रहते थे, क्योंकि पेड़ों के कारण वहाँ कभी बारिश की कमी नहीं होती थी। इसलिए वहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे। कितने अच्छे फसल लगे हैं। लगेंगे क्यों नहीं, इस साल भी बारिश बहुत अच्छी हुई थी। सब लोग बहुत खुश थे और होते भी क्यों नहीं, फसल इतने अच्छे जो लगे थे। पर शायद उनको ये पता नहीं था कि ये खुशी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि सोनपुर में कुछ ही दिनों में एक आदमी वहाँ लकड़ी का कारखाना खोलने आया था और कारखाने का मालिक बहुत ही लालची था। सुनो सुनो सुनो, अब आप लोगों को खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब मेरे लकड़ी के कारखाने में नौकरी कर सकते हैं। उसके बदले आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे, इतने पैसे जितने आप खेती करके कभी कमा नहीं सकेंगे। गांव के लोग भोले भाले थे, इसीलिए कारखाने की मालिक के बात में आ गए। पर बाकी गांव वालों के साथ मोहन भी वहां खड़ा था, जो पढ़ा लिखा और समझदार था, और इसलिए उसे कारखाने के मालिक की बात खटकने लगी। पर हमें नौकरी देने के बदले तुम्हें क्या चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। मुझे तो बस कारखाने के लिए थोड़ी जमीन और आपके जंगल की कुछ लकड़ियां चाहिए। पर इससे तो जंगल खत्म हो जाएंगे, और जंगल नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी। ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखा गांव वालों, लगता है ये चाहता ही नहीं है कि गांव की तरक्की हो और आप लोग अच्छी जिंदगी गुजारो। क्या आप लोग भी यही चाहते हैं? आप सही कह रहे हैं। गांव की तरक्की से हम सबका फायदा होगा, और यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, थोड़े बहुत कट भी जाएंगे तो क्या होगा। नहीं, मेरी बात सुनो। मोहन ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब लोग कारखाने के मालिक के बहकावे में आ गए थे और उसकी किसी ने नहीं सुनी। और देखते ही देखते गांव में लकड़ी का कारखाना खुल गया। अब इस जंगल की लकड़ी काटकर मैं खूब पैसे कमाऊंगा। जाओ और तेजी से लकड़ियां काटना शुरू करो। जाओ, जल्दी जाओ। लकड़ी कारखाने के मालिक के आदेश पर उसके आदमियों ने जोर शोर से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, और कुछ ही सालों में सोनपुर के हरे भरे जंगल वीरान होने लगे। अब वहाँ पहाड़ तो थे, पर उसमें पेड़ नाम मात्र के बच गए, जिसके कारण वहाँ बारिश भी कम होने लगी, जिसके कारण आसपास के तालाब और झरने भी सूखने लगे। मोहन ये सब देखकर बहुत दुखी था। आखिर मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। लकड़ी के कारखाने की वजह से न पहाड़ में पेड़ बचे, न तालाब में पानी। अब क्या होगा पता नहीं। मोहन का डर बिल्कुल सही था। पेड़ काटने की वजह से सोनपुर में अब बहुत कम बारिश होने लगी, जो खेती तो दूर की बात पीने के लिए भी पूरी नहीं थी, जिससे गांव वाले परेशान हो गए। ये तालाब भी सूख गया, अब हम खेतों में सिंचाई कैसे करेंगे? वैसे ही बस कारखाने में मिले पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही जिसे हम खेती कर सकें। ओह, कुएं में तो पानी ही नहीं, अब हम पीने का पानी कहाँ से लाएंगे? बिना पानी के घर में खाना कैसे पकेगा? पानी की समस्या पूरे गांव में फैल गई, जिससे सब लोग चिंतित थे और इसका उपाय सोचने के लिए इकट्ठा हुए। गांव वालों, हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। बारिश ना होने की वजह से ना पीने के लिए पानी बचा है और ना ही सिंचाई के लिए। अरे, हमें तो पानी लाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। ये सब उस लकड़ी के कारखाने की वजह से हुआ है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, पर तब मेरी किसी ने नहीं सुनी। ये उसी का परिणाम है। अरे, लकड़ी के कारखाने को क्यों दोष दे रहे हो? पानी तो बारिश न होने की वजह से कम हुई है। हाँ, बारिश न होने की वजह कारखाना ही है। उन्होंने हमारे गांव के पहाड़ों के सारे पेड़ काट लिए। यही वजह है कि बारिश नहीं हो रही। मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। इससे पहले हमारे गांव में बारिश की समस्या कभी नहीं हुई। ये सब पेड़ काटने की वजह से ही हुआ है। ये मोहन तो कुछ भी बोलता रहता है, इसकी बात का भरोसा मत करना। बारिश और पेड़ों का आपस में क्या लेना देना? मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ हाँ, तुमने कहा था
बस कुछ ही पेड़ काटोगे, पर तुमने तो पूरा पहाड़ साफ कर दिया। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इससे पहले कि ये गांव वाले मिलकर मेरी धुलाई करें, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमें माफ कर देना मोहन, हमने थोड़े से पैसों के लालच में तुम्हारी इतनी जरूरी बात अनसुनी कर दी। हमें माफ कर दो। मोहन, अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमारा गांव और हमारे पहाड़ पहले की तरह सुंदर और खुशहाल हो जाए। इसका बस एक ही उपाय है, हमें फिर से ढेर सारे पेड़ लगाने चाहिए। हम पेड़ लगा तो लेंगे, पर उन्हें बड़े होने में तो काफी समय लगेगा। तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हमें जितनी भी बारिश हो उसका पानी ज्यादा से ज्यादा जमा करना चाहिए, जिससे हमारे पानी की समस्या थोड़ी कम हो जाए। सही कहा मोहन, हम ऐसा ही करेंगे। मोहन की बात अब गांव वालों को समझ में आ गई थी, इसलिए उन्हें गांव के पहाड़ों में और आसपास ढेर सारे पेड़ लगाए और बारिश का पानी जमा करने का उपाय भी किया। अगर हम मोहन की बात पहले ही मान लेते तो ये सब कभी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं, सीखने का कोई समय नहीं होता। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में सोनपुर के पहाड़ फिर से हरे भरे हो गए और पहले की तरह वहाँ भारी मात्रा में बारिश होने लगी, जिससे वहाँ के तालाब और झरने फिर से पानी से भर गए और वहाँ के लोगों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई और उनको पेड़ों का महत्व भी समझ में आ गया। कितना सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़। हाँ, अब हम किसी भी हालत में ये पेड़ नहीं काटने देंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि हमारी जिंदगी में पेड़ कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि बहुत गरीब थी और उसका नाम शांति था। पर गरीबी के कारण उनकी जिंदगी में बस अशांति ही थी। शांति इतनी ज्यादा गरीब थी कि किसी किसी दिन भूखे पेट भी सोना पड़ता था, क्योंकि उसके घर में पैसे कमाने वाला कोई नहीं था और उसके लिए रोज काम करना काफी मुश्किल था। आज तो बेचने के लिए ना कोई सूखी लकड़ी मिल रही है और ना ही खाने के लिए कोई फल मिला। लगता है आज फिर भूखा पेट सोना पड़ेगा। शांति मायूस होकर वहां से अपने घर की ओर चल पड़ी और कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसमें बहुत सारे फल लगे थे। ये देखकर शांति खुश हो गई। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। इतने सारे फल, आज तो इन्हें भरपेट खाऊंगी। शांति ने खुशी खुशी उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ से एक फल तोड़कर खाया, पर वो फल इतना कड़वा था कि वो उसे खा नहीं पाई। ओह, ये फल कितना कड़वा है। इसे खाने से तो मेरा पूरा मुंह कड़वा हो जाएगा। फल कड़वा तो था, पर शांति के पास उन्हें खाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर वो ये फल नहीं खाती तो भूखे पेट सोना पड़ता, इसलिए वो सोच में पड़ गई। अगर ये फल लेकर नहीं गई तो भूखा पेट सोना पड़ेगा और भूखे पेट सोने से अच्छा है किसी तरह इसे ही खा लूं। कम से कम पेट तो भरेगा। यह सोचकर शांति ने उन्हें कड़वे फलों को तोड़कर अपने पास रख लिया और घर की तरफ चली गई। और कुछ दूर चलते ही उसे लाला के दुकान के बाहर लगा एक बोर्ड दिखाई दिया जिसने लिखा था, फल के बदले चावल ले लो। ये देख शांति वहीं रुक गई। फल के बदले चावल ले लो। लगता है आज मुझे खाने को स्वादिष्ट चावल मिल ही जाएंगे। शांति गरीब जरूर थी, पर वो बहुत चालाक भी थी। बोर्ड पढ़कर उसने कुछ सोचा और लाला की दुकान में चली गई और जंगल से तोड़े हुए फल निकालकर लाला को दिए। लाला जी, ये लो फल और बदले में मुझे चावल दे दो। लाला ने शांति से फल लेकर उन्हें जैसे ही देखा, उसे समझ में आ गया कि फल कड़वे हैं। ये क्या, ये भी कोई फल है? कितने कड़वे हैं, इनके बदले कुछ नहीं मिलेगा। पर तुमने यहाँ बस फल के बारे में लिखा है, उसमें कड़वा या मीठे का कोई जिक्र नहीं। और फल तो फल होता है। अब तुम्हें चावल देने ही पड़ेंगे, वरना मैं महाराज से शिकायत करूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं देता हूँ। शांति की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए लाला को ना चाहते हुए भी शांति को कड़वे फल के बदले चावल देने पड़े और इस तरह शांति ने अपनी चालाकी से खाने का इंतजाम कर ही लिया। वाह, इतने दिनों के बाद चावल खाकर मजा आ गया।
शांति खाने का स्वाद ले ही रही थी, तभी उसे अचानक सिपाहियों की आवाज सुनाई दी और वो दौड़कर बाहर गई तो देखा महाराज के सिपाही महाराज का ऐलान सुना रहे थे। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने राज्य के सभी लोगों के लिए एक प्रतियोगिता का ऐलान किया है। आप सभी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। जो भी प्रतियोगिता जीतेगा उसे महाराज इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। सिपाही की बात सुनकर शांति खुश हो गई। उसे पूरा यकीन था कि वो प्रतियोगिता जीत सकती है। अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गई तो इनाम के पैसों से मेरे सारे दुख दूर हो सकते हैं। शांति प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तुरंत राज दरबार पहुंच गई, जहां पहले ही और भी प्रतियोगी मौजूद थे। ये राजमहल के सबसे पुराने चित्रों में से एक है। आप लोगों को बस इतना बताना है कि इसमें कौन सी चित्र बनी है। जो सही बताएगा वही विजेता होगा। ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं बना है। नहीं नहीं, यह एक वीरान जमीन का चित्र है। सब लोग उस चित्र को देखकर अपना अपना राय दे रहे थे, सिवाय शांति के। शांति चुपचाप उस चित्र को देख रही थी और कुछ सोचने के बाद वो आगे आई। महाराज, मैं जानती हूँ ये किस चीज का चित्र है। अच्छा, फिर हमें भी बताओ। महाराज, इस चित्र में हरे हरे घास और एक घोड़ा बना था। अच्छा, हमें तो नहीं दिख रहा। शांति और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसमें घोड़ा और घास बना था? और अगर था तो अब क्यों नहीं दिख रहा? सब लोग शांति की बात सुनकर हैरान थे, पर शांति को पता था कि वो क्या बोल रही है। उसने मुस्कुराते हुए महाराज को जवाब दिया। महाराज, इस चित्र में एक हरी भरी घास से भरा मैदान था जिसमें एक घोड़ा घास चर रहा था। और जैसा कि आपने बताया था कि चित्र बहुत पुरानी है, इसलिए मुझे लगता है कि घोड़े ने मैदान का सारा घास खा लिया, इसलिए ये सफेद दिखाई दे रहा है। ये क्या कह रही है? चलो ये मान भी लिया कि घोड़े ने सारा घास खा लिया, पर फिर भी घोड़ा तो दिखना चाहिए। बताओ घोड़ा कहाँ है? अब जब मैदान में घास बचे ही नहीं तो घोड़ा यहाँ रहकर क्या करेगा? वो तो घास की तलाश में यहाँ से चला गया। शांति ने बड़ी चालाकी से ऐसा जवाब दिया कि महाराज उसकी चतुराई से खुश हो गए। बहुत खूब। मैं तो बस देखना चाहता था कि हमारे राज्य के लोग बुद्धिमान हैं या नहीं, पर तुमने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देकर मुझे खुश कर दिया। मैं तुम्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित करता हूँ। धन्यवाद महाराज। इस तरह शांति ने अपनी चतुराई से प्रतियोगिता जीत ली और इनाम में मिले पैसों से उसके सारे दुख दूर हो गए। उसे फिर कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ा। रानी चींटी सभी चींटियों के साथ जंगल में रहती थी। सारी चींटियां रानी चींटी के व्यवहार से बहुत खुश थीं, क्योंकि वो सबके बारे में सोचती थी, इसलिए सब उसकी बात मानते थे। सभी चींटियां मिलकर अपना नया घर बना रही थीं। रानी चींटी टीले के ऊपर खड़ी है। सारी चींटियां एक लाइन में हैं और एक दूसरे को मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े पास करती जा रही हैं। दूसरी तरफ चींटियों ने एक लकड़ी और ट्री वाइन की मदद से एक स्लिंग शॉट टाइप का शेप बनाया हुआ है, जिसमें वो एक मिट्टी का क्यूब फंसाकर ऊपर शूट करती हैं। ऊपर कुछ चींटियां उसे कैच करके घर बना रही। ऐसे घर बनाने में तो बहुत समय लगेगा। सही कहा, पर इसी तरह मन लगाकर काम करने से जल्द ही हमारा घर तैयार हो जाएगा। फिर हम उसमें आराम से रह सकेंगे। ये भी तो सोचो। ये बात तो सही है, घर बनने के बाद तो आराम ही आराम है। दोस्तों, काम पर लग जाओ। सबको डराया, बड़ा मजा आया। ये है अप्पू हाथी। ये भी इसी जंगल में रहता है, जो बहुत शैतान था और सभी जानवर उसकी शैतानी से परेशान थे। हम देखते हैं एक बंदर पेड़ में बैठा हुआ है। हाथी पेड़ के नीचे से गुजर रहा है और अपनी सूंड से पेड़ की डाल को खींच के छोड़ देता है, जिससे बंदर एक दूसरी डाल से टकराकर नीचे आराम कर रहे एक भेड़िए पर गिरता है। अप्पू उन दोनों पर हंसता है। अप्पू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम यहाँ खेल रहे थे। अप्पू की शैतानियाँ रोज रोज बढ़ती ही जा रही हैं। इसने मुझे भी पेड़ से गिरा दिया।
हाँ तो क्या कर लोगे? ये मेरा जंगल है, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। ये जंगल जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है अप्पू, याद रखना। लेकिन अप्पू अपने घमंड में चूर था और उसने किसी की बात नहीं सुनी और नहाकर वहां से चला गया। इधर चींटियों का घर बन चुका था और वो अब अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। तभी अप्पू वहां आता है। हम देखते हैं सारी चींटियां वैसे ही एक दूसरे को खाना पास करती हैं और वो खाना टीले के अंदर डाल रही हैं। इतनी मेहनत, वो भी ऐसा घर बनाने के लिए? अरे तुम्हारा घर तो इतना कमजोर है कि मेरे सूंड के एक वार वार क्या, एक फूंक से उड़ जाएगा। दिखाऊं दिखाऊं? अप्पू ने शैतानी में आकर बेचारी चींटियों का घर तोड़ दिया। रानी चींटी को ये देख बहुत बुरा लगा। हम देखते हैं कि सारी चींटी दुखी हो जाती हैं और जैसे ही उनका घर टूटने लगता है सब फिसल के नीचे गिरने लगती हैं। रुको अप्पू, ऐसा मत करो। इस घर को बनाने में हम सबने बहुत मेहनत की है। ये हमारा एकमात्र ठिकाना है। इसे तोड़ के तुम ठीक नहीं कर रहे हो। छोटी सी चींटी, अब मुझे सिखाओगी? ये मेरा जंगल है, यहाँ मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। अप्पू, तुम बहुत घमंडी हो। याद रहे, ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं, सभी जानवरों का है और हम सबको यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या पता हमें कब किसकी जरूरत पड़ जाए। हमें एक दूसरे को परेशान करने की जगह एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अपना साइज देखा है और मेरा साइज देखो। आखिर तुम मेरी क्या मदद आओगी? चलो जाओ यहाँ से, बड़े आए मेरी मदद करने वाले। अप्पू हाथी वहां से चला गया और फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और उसकी नजर अप्पू पर गई। हम देखते हैं अप्पू मदमस्त होकर चला जा रहा है। रास्ते में एक पेड़ से वो खुजली करता है जिससे पेड़ हिलता है और पेड़ में बना चिड़ियों का घोंसला नीचे गिर जाता है। अप्पू उन्हें देखकर हंसता है। वाह, ये हाथी तो बहुत बड़ा और मजबूत है। इसे बेचकर तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। इसको तो मैं पकड़ के रहूंगा। हो गया काम। अब हाथी के आते ही मैं उसे जाल में फंसा के पकड़ लूंगा। अप्पू, देख के नहीं चल सकते? मैं देख के क्यों चलूं? तुम देख के खेलो। बचाओ बचाओ! अब आया ना हाथी जाल के नीचे। अप्पू शिकारी के जाल में फंस चुका था। शिकारी उसे चुपके देख ही रहा था। तभी अप्पू की आवाज सुनकर रानी चींटी वहां आती है और उसकी नजर शिकारी पर पड़ती है। अप्पू को फंसा हुआ देख उसको दया आ गई। रानी चींटी ने अप्पू की मदद करने की सोची। रानी चींटी अप्पू के पास जाती है। अप्पू, मेरे दोस्त, तुम घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। और रही इस शिकारी की बात, तो इसको तो हम मजा चखा देंगे। चलो साथियों। अरे बचाओ, कोई बचाओ इन चींटियों से, बचाओ। ये तो मुझ शिकारी का ही शिकार कर रही हैं, बचाओ। शिकारी के भागते ही रानी चींटी अप्पू के पास आती है। शिकारी तो चला गया, लेकिन मैं इस जाल से बाहर कैसे निकलूंगा? मेरे पास इसका भी उपाय है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। चूहे राजा, मेरे दोस्त, बाहर आओ दोस्त, तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ चींटी रानी? इतनी परेशान क्यों हो? वो अप्पू शिकारी की जाल में फंस गया है। जरा जाल काटने में मदद कर दो, बेचारा बहुत परेशान है। ये तो एक दिन होना ही था। ये सब अप्पू की शैतानियों का फल है। हाँ, पर है तो वो हमारे ही जंगल का हिस्सा। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सही कहा, चलो। चूहा जल्दी से अपने दोस्तों के साथ अप्पू के पास आता है और सब मिलकर जल्दी से अप्पू का जाल अपने नुकीले दांतों से काट देते हैं। अप्पू आजाद हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो चींटी रानी, मैंने तुम लोगों का घर तोड़कर बहुत गलत किया। तुमने सही कहा था, हम सबको एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। आज से मैं तुम सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा, बिल्कुल एक सच्चे दोस्त की तरह। और फिर उसके बाद अप्पू ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और सबके साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगा।
हम देखते हैं कि अप्पू जंगल में बैठा है। सारे छोटे जानवर उसके आसपास खेल रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं।